नमस्कार, आप सभी का एच.एन. कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं अजय चौधरी क्लास 10th मैथ के आर्यभट्ट बैच में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग काफ़ी बढ़िया हैं और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया और मस्त तरीके से चल रही होगी। तो हम आर्यभट्ट बैच के अंदर इस सीरीज के अंदर हम चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 हमारा कंप्लीट क्वेश्चन के साथ में हमने कंप्लीट कर लिया है। अच्छे से आपका क्लियर हो गया है। हमने पहले चैप्टर को समझा है, उसके बाद में हर एक्सरसाइज के उनके टोटल क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन बताया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से हम आज नया चैप्टर लेके आए हैं, चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। हम इस चैप्टर को और इससे आगे वाले सभी चैप्टरों को भी उसी प्रकार से करेंगे जैसे हम पीछे वाले चैप्टर को कर रहे थे। पहले उन चैप्टर के बारे में समझेंगे, इस चैप्टर के अंदर क्या है। इसके बाद में हमारी जो एक्सरसाइज आएंगी 2, 3 जितनी भी, उन एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। जैसे लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते थे, पहले आपको वो होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा। अगली जब भी क्लास आएगी उसमें वो क्वेश्चन आपको आंसर आपको पहले बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से कंप्लीट 10th मैथ का आपको सिलेबस मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अगर अभी तक भी आप चैनल पे नहीं जुड़े हो या आपने कोई रिलेटिव या अपना जो भी क्लास 10th मैथ के अंदर पढ़ना चाहता है तो आप उनको ये क्लासें फॉरवर्ड कर सकते हो, उनको ये बातें बता सकते हो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 हमारा द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात। द्वि यानी दो, यानी घात यानी घात। जिसकी पावर 2 हो, जिस इक्वेशन की पावर 2 हो उसे क्या कहते हैं? द्विघातीय समीकरण। यानी जिसकी मैक्सिमम पावर, ऐसे नहीं कि 3 भी हो 4 भी हो, नहीं, अधिकतम पावर, मैक्सिमम पावर कितनी हो? 2 हो, तो उसे हम कहते हैं द्विघातीय इक्वेशन। हमने पीछे वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 हमारा था क्या? एक चर वाला रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण का मतलब जिसकी पावर कितनी थी? 1। वहां तो हमारे पास था 1 पावर का, हमारे पास यहाँ जाएगा 2 पावर का। एक डिफरेंस तो यहाँ पे है, एक डिफरेंस वहां पे था, वहां पे 2 चर थे, चर वहां पे 2 थे यानी x y थे। यहाँ पे चर कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। चर कितना रहेगा? 1। इसका मतलब एक चर का द्विघात इक्वेशन समीकरण हमारे पास में यहाँ होने वाली है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले वही देखते हैं कि द्विघात समीकरण होती क्या है। द्विघात समीकरण इक्वेशन जो होती क्या, हम उसे हम देखते हैं। देखना अच्छे से कि जैसे हमारे पास ऐसा लिखा मतलब x + 4 = 0, तो यहाँ पे x की पावर कितनी है? घात कितनी है? यहाँ पे 1 नहीं लिखा हुआ किसी की घात, इसका मतलब उसकी पावर होती है कितनी? 1। कितनी पावर होती है उसकी? 1। इसका मतलब यहाँ पे घात कितनी है? 1। यहाँ पे हमारे पास में x का पद है ही नहीं। जब हमारे पास में यहाँ पे x का पद नहीं है और 1 है x का पद, वो भी कितना है? 1। एक पावर, अधिकतम पावर 1 हो उसका नाम बोलता है एक घातीय समीकरण। समीकरण के लिए बराबर है, बराबर है। तो यहाँ पे इस समीकरण की घात वो कितनी है? 1। घात कितनी है? 1। जैसे हमारे पास दूसरा इक्वेशन दे दे कोई, मान लो 2x + 4 = 0, तो यहाँ पे भी पावर तो 1 ही है, सामने इसके गुणांक 2 है, लेकिन पावर तो 1 ही है। यहाँ पे हमारे पास में x का कोई पद नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे भी x की घात कितनी है? 1 ही है। ठीक है, आगे वाले देखो और एग्जांपल देखते हैं। x² + 2x + 4 = 0। देखो यहाँ पे x की पावर यहाँ पे कितनी है? 2। यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1। और यहाँ पे नहीं दिया हुआ, और जब कोई भी चर पद नहीं दिया हुआ है, x है, तो यहाँ पे x की पावर कितनी होती है? 0। जी, हमने पीछे वाली क्लास में हमने ये बात पढ़ी है क्या, कि अगर किसी की पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1। इसका मतलब 1 जब 4 से गुणा होगा तो 4 ही रहेगा। अब चाहिए x की पावर 0 हो, चाहिए y की पावर 0 हो, और चाहिए 100 की पावर 0 हो, यानी किसी की भी अगर पावर घात अगर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है? 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितने थे? घात 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितनी है? 0। और बराबर में पास कितना आ गया? 0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन है कौन सी? यानी ये एक घातीय है या द्विघातीय है? एक घातीय वाले क्या बोलते हैं? रेखिक समीकरण। 2 घातीय वाले क्या बोलते हैं? द्विघातीय समीकरण। तो ये
यहाँ पे घात 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। तो जब भी आपके पास ऐसे अलग अलग पावर आए हैं तो उसमें आपको ये चेक करना होता है कि अधिकतम घात किसकी, अधिकतम पावर, अधिकतम घात मैक्सिमम पावर किसकी है, मैक्सिमम पावर कितनी है। तो यहाँ पे अधिकतम पावर कितनी है, 0 1 2, तो अधिकतम घात है 2। तो जो अधिकतम घात होती है, जो मैक्सिमम पावर होती है, वही इक्वेशन कहलाती है। तो यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा द्विघातीय बहुपद। क्या हो जाएगा ये, द्विघातीय बहुपद। जब भी आपको ऐसा समीकरण दे या बहुपद दे, यहाँ पे बराबर में 0 दे दिया तो ये समीकरण हो जाएगा द्विघातीय समीकरण। अगर है बराबर में नहीं मान देता तो ये हमारा क्या हो जाता, बहुपद। तो उसे हम बोलते द्विघातीय बहुपद। बराबर में हमें कोई वैल्यू दे दिया, 0 दे दिया, तो वो क्या हो गया, समीकरण। बहुपद में और समीकरण में बस इतना ही फर्क है कि बराबर में आपकी कोई वैल्यू आनी चाहिए। बराबर 0 अगर लिखा हुआ मिल गया, इसका मतलब वो समीकरण है। ठीक है, क्या चेक करते हैं समीकरण के लिए, ये कौन सा समीकरण है, उसकी अधिकतम पावर। क्या चेक करते हैं, मैक्सिमम घात। ठीक है, चलो मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको। -2x प्लस x की पावर 2 प्लस 5x की पावर 0 बराबर 0। यह हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे x की घात कितनी है, 1 नहीं दिया हुआ, इसका मतलब 1 है। यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या है, 0। तो अब इस समीकरण का घात के हिसाब से कौन सा समीकरण हो रहा है, रेखिक समीकरण हो रहा है या द्विघातीय समीकरण हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि मैक्सिमम पावर की बात करते हैं तो सर यहाँ पे 1 2 और 0 है, तो इसकी भी अधिकतम घात है ना सर, वो कितनी हो रही है, 2। और जब अधिकतम पावर 2 हो रही है तो ये भी क्या है, द्विघातीय बहुपद। चाहे ये पहले लिखा हो मिले या बाद में लिखा हो मिले, सिर्फ वो आपको डाइवर्ज करने के लिए लिखा हुआ पहले और बाद में। हमेशा जब भी आपको ऐसी इक्वेशन दे, पहले इसको सही क्रम में लिखो। क्या करो, उसे सही क्रम में लिखो। तो सर सही क्रम क्या होता है, सही क्रम ये होता है कि सबसे पहले जो बड़ी घात होती है उसे लिखते हैं, उसके बाद में उससे कम, उससे कम, उससे कम। मतलब घात को घटते क्रम में लिखते हैं, घात को अवरोही क्रम में लिखते हैं, यानी घात को घटते हुए आपको क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो ये हमारा समीकरण हो जाएगा x² माइनस का 2x प्लस का 5। x की पावर 0 का मतलब कितना हो गया, 1 = 0। ये इक्वेशन है इसकी। और जब ये इक्वेशन है तो आपको तुरंत देख के पता चल जाएगा कि पहले नंबर पे x² आ रहा है, यानी अधिकतम घात क्या है, 2। जब आप इस क्रम में जता दोगे, घटते हुए क्रम में जता दोगे, तो आपको पहला पद देख के ही पता चल जाएगा कि ये समीकरण है वो कौन सा घात का है। क्योंकि पहले नंबर पे कौन सा पद आएगा, जो जिसकी पावर अधिक हो। तो आपको हमेशा कभी भी आपको इक्वेशन आगे पीछे दे दे, चाहे पहले दे दे बाद में दे दे, हमेशा कभी भी दे तो उसे सबसे पहले आप उसको सही क्रम में जचाया करो। सही क्रम क्या होता है, सबसे पहले उसके अधिकतम घात को लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपको एक एग्जांपल दे दो कोई भी कि -4x माइनस 5x की पावर 0 प्लस 5x² बराबर 0। ये बराबर के उस साइड में भी हो सकता है, किसी भी साइड में हो, बराबर में हमेशा 0 लेके आना है। इसको आगे पीछे में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो पहले इसको सही क्रम में जताते हैं, तो सही क्रम में क्या, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 है, तो सबसे पहले आएगा 5x², फिर आ जाएगा माइनस का 4x, फिर आ जाएगा माइनस का 5 बराबर 0। तो इसकी पावर अधिकतम पहले पद को देख के पता चलेगा कितनी है, 2। तो ये भी क्या है, एक द्विघातीय बहुपद है। ठीक है, ऐसे भी आपको मिल सकता है कि 4x प्लस 5 बराबर 2x²। तो जब ये मिल गया तो इसको इस साइड में लियो, और जब साइड चेंज करते हैं तो चिन्ह क्या होता है, चेंज। तो इसको इस साइड में लेके आए तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2x² प्लस का 4x प्लस का 5 = 0। बस इतना सा फर्क हो गया कि इस साइड में दिया होता तो इसको इस साइड में लेके आए तो वो पद किसा बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। घात तो वही 2 प्लस की रहेगी, तो इस साइड में घात तो चेंजिंग नहीं होगी, घात में साइन भी चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ पद का साइन चेंज होता है। तो पद यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2। इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2। तो ये भी क्या है, एक द्विघातीय समीकरण। अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है सर। तो सर अब एक काम करो, आप इसका मानक रूप बता दो हमें। ऐसे कितने एग्जाम्पल हमें याद रखेंगे। तो यहाँ से आप एक बात देख पा रहे होगे कि सबके साथ में x² आ रहा है, फिर x का पद आ रहा है, और फिर x की पावर 0 आ रही है। मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, कोई अचर संख्या आ रही है, यानी वास्तविक संख्या आ रही है, कोई संख्या आ रही है। यहाँ पे हमारे पास सर आ रहा है,
और वो चर भी कितना आएगा, एक ही आएगा, या तो एक्स आएगा या वाई आएगा, ऐसे नहीं एक्स वाई दोनों आएंगे। तो इसका मानक रूप लिख लो। पहली लाइन हमारी यही लिखेंगे कि द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो यहां से हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी कि ए एक्स स्क्वायर गुणांक है, बी एक्स का गुणांक और सी क्या है, अचर पद है, बराबर 0। यहां आप लोग ये बात लिख लेना, जहां कभी भी ए का मान 0 नहीं होगा, किसका, ए का मान 0 नहीं होगा, बी 0 हो सकता है और सी भी 0 हो सकता है। इसका मतलब ये आपके पास ऐसा भी एग्जांपल मिल सकता है -7x² प्लस 8, तो ये भी द्विघात समीकरण होगा। सर यहाँ पे x की पावर 1 तो आए नहीं, यानी x का पद आया नहीं आए तब भी कोई बात नहीं है, बराबर 0 हमें मिल गया, तो ये क्या हो गया समीकरण। तो अगर हमें पावर 2 मिल गई है तो इसकी अधिकतम घात 2 है, तो ये भी क्या है, द्विघातीय समीकरण है। ठीक है, और आपको ऐसे भी मिल सकता है कि मान लो कि -9x² प्लस का x बराबर 0, तो यहाँ पे कोई अचर पद नहीं है, तो ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी भी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। आपको तो बस यही ध्यान रखना है मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। अब इसका मतलब यहाँ पे x वाला पद नहीं है, इसका मतलब b का मान क्या है, 0, और यहाँ पे c वाला पद नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे c का मान क्या है, 0। जो पद नहीं दिया हुआ हो उसके साथ में जो भी आपको संख्या मिले a b और c, ये क्या है, वास्तविक संख्या लिख लो। वो भी आप लोग यहाँ पे a b c क्या है, वास्तविक संख्या, यानी ये माइनस की भी हो सकती हैं, प्लस की भी हो सकती हैं, अंडर रूट की भी हो सकती हैं, ठीक है, 0.2 की भी हो सकती है। ये क्या है, वास्तविक संख्या है। x क्या है हमारे पास में, तो x हम क्या लिखेंगे, चर, x क्या है, चर है। ठीक है, अब चर और अचर में तो डाउट नहीं है। चर क्या होते हैं, सभी अल्फाबेट क्या होते हैं, चर, और अचर क्या होते हैं, काउंटिंग, गिनती क्या होती है, अचर होती हैं। ठीक है, चलो उसके बाद में देखो यहाँ पे एक का मैंने क्या बात बताई आपको, ए का मान कभी 0 नहीं, अगर ए का मान 0 हो गया इसका मतलब x² पद गायब हो गया, और जब x² पद गायब हो जाएगा तो x का पद रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, रेखिक समीकरण हो जाएगा। अगर ये पद नहीं रहेगा तो वो संख्या रहेगी, तो इक्वेशन नहीं बन पाएगी। ठीक है, चलो एक बात और देखना इसमें एक चीज और, आपको अगर द्विघात होगा तो इसकी घात कितनी होनी चाहिए, घात हमेशा 2 होनी चाहिए, x की पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, और घात को लिखते कैसे, इनको घटते हुए क्रम में, देखो यहाँ पे 2 फिर 1 और फिर 0, यानी कोई चर पद नहीं है। ठीक है, ऐसा याद रख सकते हो। तो आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर लेना, उतार लेना। अब इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है, उसके बाद में देखो हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम 3 चीजें पढ़ेंगे। जैसे एक तो मैंने आपको यहाँ सिखा दी, क्या आपके एक्सरसाइज 4.1 के अंदर तो ये है, प्रश्नावली 4.1 के अंदर यही है कि आपको जांच करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण के लिए बस आपको यही कंडीशन चाहिए कि ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, एक्स एक ही चर होना चाहिए, घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने चेकआउट कर लिया कि कौन सा द्विघात हो रहा है, कौन सा एक घातीय समीकरण हो रहा है। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क बात नहीं है, बस हम उसको सही क्रम में जचा लेंगे। और घात को हमें किस क्रम में लिखना है, घटते क्रम में, वो भी आप लोग लिख लो, भूल जाओगे। घात का क्रम, तो क्रम क्या होगा, घटता हुआ, घटता हुआ। ठीक है, ठीक, अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे बताने वाला हूं आपको प्रश्नावली 4.1 एक्सरसाइज 4.1 के अंदर हम 2 ही क्वेश्चन हमारे, और वो 2 क्वेश्चन कौन कौन से होंगे। एक क्वेश्चन हमारा होगा कि जांच कीजिए कि ये क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपको वर्ड प्रॉब्लम का मिलेगा, यानी भाषा का मिलेगा, और आपको उस भाषा को पढ़ के आपको द्विघात समीकरण इक्वेशन यानी बनानी है। यानी आपको दूसरा क्वेश्चन में क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक है, आपको भाषा के रूप में दे दिया जाएगा और उसे आप द्विघात समीकरण बनाना है। पहले में जांच करनी है, आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ मिलेगा, आपको जांच करने के बताने हैं कि क्या ये वाक्य में द्विघात समीकरण है या नहीं है। बस इतना सा काम है जो कि हमने अच्छे से सीख लिया है। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी
4.2 के अंदर क्या करेंगे, मूल निकालेंगे। मूल यानी हल निकालेंगे कि द्विघात समीकरण के हल बताओ कि हल कितने होंगे। तो हल होने का मतलब उसके मूल। यहाँ पे हल को क्या बोलेंगे, मूल। हल को क्या बोलेंगे, मूल। जैसे पीछे वाले प्रश्नावली में हमने हल निकाल रहे थे कि 2 हल होंगे, 3 हल होंगे, 1 हल होगा या अनेक हल होंगे या हल नहीं होंगे। हल होने का मतलब उसका हल को यहाँ हम क्या कहेंगे, मूल। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं हो ना, हल क्या है यार, मूल क्या है। हल का मतलब ही मूल है, एक ही नाम हो ये। ठीक है, देखना है। पहले क्वेश्चन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसमें एक हम सीखेंगे गुणनखंड विधि के द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा, गुणनखंड विधि के द्वारा आपको क्या करना होगा, द्विघात समीकरण के हल निकालने हैं आपको, यानी मूल याद करने हैं, या मैं बोलूं मूल आपको निकालने। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो कि गुणनखंड विधि, वैसे आपको गुणनखंड तो आता है, लेकिन यहां पे देखना क्या होगा। जैसे एक एग्जांपल आपके थ्रू समझा देता हूं। पहले 2x मान लो, पहले x² प्लस 2x प्लस 4 मान लो। ठीक है, बराबर 0। यहां पे 4 ले लो आप, x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0। जब आपके पास में ऐसे द्विघात समीकरण आ गया, तो आपको क्या करना होता है कि जो मध्य पद होता है, क्या मध्य पद का आपको ऐसे विभाजन यानी ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे x² का पद और अचर पद के गुणा करने पे जो संख्या बने वो संख्या बननी चाहिए। तो इन दोनों का गुणा क्या होगा, यहाँ पे x के साथ में 1 ही है, कितना है 1। तो 1 x² को जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा 4x²। यानी कि अब इस 4 के ऐसे 2 टुकड़े करने, ऐसे 2 विभाजन करने हैं कि जोड़ने घटाने पे तो यही पद बने और गुणा करने पे ये वाला पद बनना चाहिए। कौन सा पद का करना है, मध्य पद का। किस हिसाब से करेंगे कि गुणा करने पे तो जो हमारे पास में x² का पद और अचर पद है उनको जो गुणा करने पे जो संख्या बनी है वो बननी चाहिए और जोड़ने घटाने पे वापस वही पद बनना चाहिए। तो हम इस 4x को 2x और 2x 4x होगा ना। देखो मैं ऐसे लिख सकते x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। देखो 2x और 2x को जोड़ेंगे तो 4x होगा। इन दोनों को गुणा करो, 2 से 2 गुणा होगा तो 4 हो जाएगा। x से x से गुणा करें तो x² होगा नहीं होगा, यानी कि 2x को 2x से गुणा करेंगे तो वापस 4x² बन जाएगा। तो आपको इस 4 की यानी इस मध्य पद के ऐसे 2 विभाजन करने हैं कि जो कि x² और अचर पद के गुणनफल के बराबर हो गुणा के रूप में, और जोड़ने घटाने में वापस ही होना चाहिए। ऐसे तो हम इसको 4x को 1x प्लस 3x भी लिख सकते हैं, लेकिन इनको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x², जो कि ये नहीं बन पा रहा तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। ऐसे हम इसको 3x प्लस x भी लिख सकते हैं, वो भी नहीं बनने वाला है। तो आपको यही देखना होता है सबसे पहले जो x² का पद है उसको और अचर पद है उसका दोनों का पहले मल्टीप्लाई करके रफ में देखना है, लिखना नहीं है आपको। ये जो भी बता रहा हूँ वो रफ में है, रफ में चेक करके देख रहे हैं हमारा कितना हो रहा है ये 4x²। फिर हमें देखना है कि इस मध्य पद की 4x यानी x वाला पद का आपको देखना ऐसे 2 टुकड़े करें कि जोड़ने घटाने में वापस यही पद बने, लेकिन गुणा करने पे इन दोनों के गुणनफल जो भी हमारे पास आया था वो ही बनना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे बन गया। तो देखो अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे क्या बचाएगा x और यहाँ पे क्या बचाएगा प्लस का 2। ऐसे इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या बचाएगा x प्लस का 2। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं x प्लस का 2। तो यहाँ पे क्या बचाएगा x और यहाँ पे भी हमारे पास क्या बचाएगा 2। तो यही इसके क्या होंगे, हल होंगे। ठीक है, यानी हल निकालने हैं। जो भी हमारे पास समीकरण बने वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। जब ये 0 के बराबर है तो पहला पद भी 0 के बराबर होगा और सेकंड पद भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस 2 का मान भी 0 है और आगे वाला पद x प्लस 2 का मान भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा -2 और यहाँ से भी x का मान कितना आ जाएगा -2। अब ये कन्फर्म नहीं है कि दोनों बार सेम में आए, दोनों बार अलग अलग भी आ सकते हैं।
और नहीं भी आ सकते हैं। वो कंडीशन भी हम आगे वाली प्रश्नावली में 4.3 के अंदर सीखने वाले हैं कि किस प्रश्नावली यानी किस क्वेश्चन में कौन से समीकरण के अंदर कितने हल होंगे, 2 हल होंगे या दोनों हल सेम होंगे या कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, इसमें हम बस सिर्फ इस गुणनखंड विधि के द्वारा ही आपको हल निकालने हैं। जैसे हम यहाँ पे किए सभी क्वेश्चनों को उसी प्रकार से करना है। ठीक है, और जो अगले वाले क्वेश्चन है वो होंगे उसके वर्ड प्रॉब्लम के। किसके होंगे? भाषा के। यहाँ पे लिख देता हूँ, किसके होंगे? भाषा के। यानी भाषा के रूप में आपको समीकरण देगा, फिर आपको पहले तो आपको समीकरण बनाना है। यहाँ पे ऑलरेडी समीकरण दिया हुआ था पहले क्वेश्चन में, तो फिर आपको गुणनखंड विधि के द्वारा हल करना था। सेकंड वाले क्वेश्चन में बाकी नीचे वाले में मिलेंगे, आपको पहले समीकरण बनाना है और समीकरण बनाने के बाद में उसे गुणनखंड विधि के द्वारा सोल्व करना है। यानी इसमें सिर्फ एक ही काम विधि काम होगी, वो कौन सी? गुणनखंड विधि, जो कि मैंने आपको यहाँ पे सिखा दी है। ठीक है, अब हमारे आगे वाली प्रश्नावली जो कि हमारी एक्सरसाइज है 4.3, उस प्रश्नावली के अंदर हम सीखने वाले हैं कौन सी? एक अगली विधि। ठीक है, जैसे कि पहले आपको बता दें इसका मानक रूप क्या होता है, यानी कि उसमें हम सीखने वाले हैं मूलों की प्रकृति। यानी आपको मूलों की प्रकृति बतानी है, इसके मूल यानी हल कितने होंगे। तो वो 3 प्रकार के होते हैं, यानी या तो होंगे 2 मूल अलग अलग, या होंगे 2 मूल एक ही यानी समान, जैसे हमारे इस क्वेश्चन में आया दोनों समान आए, या होंगे उसके कोई हल ही नहीं होगा यानी कोई मूल नहीं होगा। तो 3 कंडीशन होती है। ठीक है, वो किससे आते हैं पहले वो देखते हैं। आपने नाम सुना होगा श्रीधराचार्य सूत्र। क्या नाम सुना होगा आपने? श्रीधराचार्य सूत्र। वो क्या होता है सर? श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? ये हमेशा मूलों को बताता है। किसको बताता है? मूलों की प्रकृति और मूल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। एक्स बराबर यानी एक्स का मान लेना होता है। एक्स बराबर होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इस इक्वेशन में आप लोग जब a, b और c 3 मान मिल रहे हैं, हमें तीनों मान रख दोगे और सोल्व करोगे तो आपको x का मान मिल जाएगा। वही क्या है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला किस काम में आता है? मूलों की प्रकृति बताने के लिए और मूल्य ज्ञात करने के लिए। ठीक है, क्या होता है? x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई बटे 2a। a b और c क्या है सर? तो a b से हमारा जो मानक रूप पड़ा था, देखो द्विघात मानक रूप क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a होता है x स्क्वायर का गुणांक, b होगा x का गुणांक और c क्या होगा? अचर पद। तो यहाँ से इक्वेशन से तीनों मान आप लोग, हर इक्वेशन में आपको तीनों मान मिल जाएंगे। जो पद नहीं मिलेगा तो उसका जो भी ए बी सी है उसका मान क्या हो जाएगा? 0। ए का तो कभी 0 नहीं हो सकता। अगर एक्स वाला पद नहीं होगा तो बी का मान 0 हो जाएगा। अगर कोई संख्या नहीं होगी तो सी का मान क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, चलो वो तीनों मान लेके यहाँ पे रखोगे तो एक्स का मान आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो हुई मूल निकालने का फॉर्मूला। तो फिर प्रकृति का क्या होता है? तो प्रकृति के लिए 3 होते हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। पहली कंडीशन बी स्क्वायर माइनस का 4ac, जो मैंने अंडर रूट में लिया ना, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इसका मान अगर 0 से बड़ा है, इसका मान अगर 0 से बड़ा है तो उसके जो मूल हैं जो हम हल बोल रहे हैं वो कितने होंगे? 2। कितने होंगे? 2। और दोनों क्या होंगे? भिन्न, यानी अलग अलग होंगे। 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, यानी वास्तविक संख्या होंगे 2 होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर का मान 0 से क्या हो? बड़ा हो। सेकंड कंडीशन, जब बी स्क्वायर माइनस का 4ac का मान 0 के बराबर हो तो 2 हल होंगे। हल तो 2 होंगे लेकिन दोनों क्या होंगे? बराबर। दोनों क्या होंगे? बराबर। और बराबर भी कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। इसमें और इसमें क्या फर्क है? हल 2 होंगे, इसमें होगा बराबर, इसमें क्या होगा? भिन्न। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या, हमने बात 2 हल आए लेकिन दोनों क्या हैं? बराबर।
तो ये है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। आप लोग यहाँ से रख के चेक भी कर सकते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर ही आएगा। ठीक है, चलो तीसरी कंडीशन होती है इसकी कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac का मान अगर 0 से छोटा हो, अगर 0 से छोटा हो तो इसका कोई मूल हल नहीं होगा। तो हम लिखेंगे इसका कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, यानी जब 0 से छोटा हो गया तो उसका हल नहीं होगा, 0 से बड़ा है तो दो हल होंगे, दोनों भिन्न होंगे, और 0 के बराबर है तो दो भिन्न होंगे, दोनों क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे चेक करो, इसे चेक करके चेकआउट आपको मैंने यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। सर यहाँ पे चेक करके दिखा दो मैं, 4b स्क्वायर माइनस का 4ac है, b का मान यहाँ पे क्या है 2, 2 का स्क्वायर करो, माइनस 4, a का मान यहाँ पे कितना था 1, और b का मान कितना था हमारे पास, कितना था, अरे इक्वेशन कहाँ गया, b का मान 4 था, b का मान कितना है 4, और c का मान भी कितना है 4। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, माइनस a को जब 4 से गुणा करें तो 4, 4 को 4 से करें तो कितना 16, और 16 में 16 घटाएंगे तो कितना आ गया 0। बताओ इसका मान 0 के बराबर आया नहीं है। जब मान इसका 0 के बराबर आ गया तो उसके दोनों हल, दो हल होंगे, दोनों क्या होंगे बराबर, जो कि हमारे पास आए। ठीक है, मैंने आपको इसी क्वेश्चन में प्रूफ करके भी ये दिखा दिया है। तो अब आप लोग इसको उतार सकते हो कि गुणनखंड विधि क्या है और श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है और उसके मूलों की प्रकृति क्या है। ठीक है, यही हम किस प्रश्नावली सीखने वाले हैं, एक्सरसाइज हमारी होने वाली है वो कौन सी, 4.3 के अंदर हम यही सीखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर। ठीक है, आपको पहले तो समीकरण दे दिया जाएगा, फिर भाषा के रूप में देगा, उसे हम समीकरण बना के सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। ये हमारे एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है क्या। 3 आपको क्वेश्चन दिए गए, इसमें और भी क्वेश्चन है, मैंने आपको आज होमवर्क के लिए 3 क्वेश्चन दिए गए हैं कि x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 कोष्टक x प्लस का 3, यानी पहले आपको इसको स्क्वायर खोलना है, इसको 2 से अंदर से मल्टीप्लाई करना है, फिर सारे पद को एक साइड में करके आपको चेक करना है कि क्या ये द्विघातीय बहुपद यानी समीकरण है क्या। ठीक है, तीनों क्वेश्चन में आपको यही आपको चेक करने हैं। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।